हमको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और देश भर में ओबीसी समाज को जागृत करने का काम करता हूं। अभी हमारी महाराष्ट्र में परिवर्तन यात्रा चल रही है, तो इसलिए आप लोगों के बीच में भी आने का मौका मिला। ओबीसी की बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर उसमें एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है यही हमको नहीं पता है। ये हमारी पहले नंबर की समस्या है। महाराष्ट्र में हम घूम रहे हैं लगातार, तो हमारे संगठन का नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो ओबीसी को लगता है ये पिछड़ा वर्ग कौन है? उनको लगता है ये तो कोई शेड्यूल कास्ट का संगठन लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी लोग बैकवर्ड नहीं है। वो अदर बैकवर्ड भी हो गए, स्पेशल बैकवर्ड भी हो गए, इसके बावजूद अपने को बैकवर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। बैकवर्ड नहीं है हम, लेकिन आरक्षण चाहिए, ऐसा तो संविधान में कोई व्यवस्था मेरी जानकारी में नहीं है कि जो बैकवर्ड नहीं है उसको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में है, इससे तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो अगर आरक्षण चाहिए, मराठा को चाहिए, कुंभी को चाहिए, तेली को चाहिए, माली को चाहिए, धनगर को चाहिए, नाई को चाहिए, घिसाड़ी को चाहिए, जिसको भी चाहिए, उसको ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण किस बात के लिए संविधान में दिया गया है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि आरक्षण किस बात के लिए संविधान में दिया गया है, तो चुपके से तहसील से सर्टिफिकेट निकालते हैं, नौकरी के लिए लगाते हैं, नौकरी ले लेते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। तो इससे तो आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ना आरक्षण बचने वाला है। अगर आरक्षण चाहिए तो आरक्षण की लड़ाई समझना पड़ेगा, आरक्षण की लड़ाई जानना पड़ेगा। आजादी के 75 साल में जिस मूवमेंट की वजह से हम लोगों को आरक्षण मिला, जिस मूवमेंट की वजह से स्पेशल सुविधा हम लोगों को मिली, उस मूवमेंट के बारे में ओबीसी के लोगों को कोई जानकारी नहीं। देश में 1848 में जो लड़ाई ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, छत्रपति साहू महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया और भारतीय संविधान लिखा। और भारतीय संविधान में तमाम जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग थे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उन सभी लोगों को अधिकार देने का काम किया। इस बात को ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा, इस लड़ाई को ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं तो आजादी के 75 साल में हमको तो सेकुलर और कम्युनल में उलझा दिया गया है और हम उलझे हुए हैं। एक पार्टी हल्ला मचाती है हम सेकुलर है, एक पार्टी हल्ला मचाती है हम कम्युनल है। और आधे ओबीसी के लोग सेकुलर के नाम पर, आधे ओबीसी के लोग कम्युनल के नाम पर वो उन्हीं लोगों के पास में जाते हैं जिन ब्राह्मणों ने ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया, अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत घोषित किया, उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से, तमाम प्रकार के अधिकारों से वंचित किया। आज भी सेकुलर और कम्युनल के नाम पर ओबीसी उन्हीं तमाम पार्टियों में हिस्सा बने हुए हैं। तो इससे ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिलेगा। 75 साल आजादी को हो गए। एक अंग्रेजों की आजादी की लड़ाई चल रही थी, एक फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की आजादी की लड़ाई चल रही थी। वो कह रहे थे कि अंग्रेज तो देश छोड़कर चले जाएंगे, मगर अंग्रेजों के जाने के बाद जिन ब्राह्मणों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, छुआछूत बनाया, ऊंच नीच बनाया, भेदभाव बनाया, वो ब्राह्मणों का राज आएगा अंग्रेजों के जाने के बाद में। तो हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे। ये बात ज्योतिबा फूले कह रहे थे, ये बात छत्रपति साहू महाराज कह रहे थे, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे। आजादी के 75 साल में वो बात सही साबित हो गई। जो बात ज्योतिबा फूले कह रहे थे, जो छत्रपति साहू महाराज कह रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, ये बात आजादी के 75 साल में सही साबित हो गई। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे जाने के बावजूद, संविधान में सबके हक अधिकार लिखे जाने के बावजूद आजादी के 75 साल में हम लोग अधिकार वंचित हैं। और समीक्षा किस बात की हो रही है, बात किस बात की चल रही है कि संविधान को बदलना चाहिए। कुछ लोग बात कर रहे हैं संविधान में जो लिखा है वो कहां तक लागू हुआ, कहां तक नहीं लागू हुआ, इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था
कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं होगा। लागू करने वाले लोग 75 साल से वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, इस देश में छुआछूत बनाया। और आज तक एक तरफ आजादी के 75 साल में आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में भी घड़ा छूकर पानी पीने की वजह से हत्या हो रही है। आज आजादी के 75 साल में देश के ये हाल हैं, ये हालात हैं देश के। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो बात ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, उस बात को समझना पड़ेगा, उस लाइन को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर उस लाइन को लेकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे हक अधिकार मिलेंगे। केवल हक अधिकार ही नहीं मिलेंगे, हम इस देश में शासन करती जमात, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मूल्यवासी समाज हो सकता है। उस लाइन को समझने की जरूरत है। खास तौर से OBC के लोगों को मैं ये कहना चाहता, क्योंकि OBC के लोगों को क्या लगता है ये शेड्यूल कास्ट का मूवमेंट है, क्योंकि इस प्रकार से प्रचारित किया गया। क्योंकि 3.5% के ब्राह्मणों ने सोचा कि 52% के OBC को अगर ये मूवमेंट समझ में आ गया, अगर फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार 52% के OBC को समझ में आ गया, तो फिर किसको बेवकूफ बनाकर वोट लेंगे और किसका वोट लेकर के राज करेंगे? फिर तो हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि 52% OBC तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, ये मूवमेंट नहीं पहुंचना चाहिए। और बहुत ही चालाकी के तहत इस मूवमेंट को रोक दिया गया और बहुत ज्यादा इस बात का प्रचार किया गया कि ये केवल दलित मूवमेंट है। और दलित मूवमेंट के नाम पर अलग अलग राज्यों में एक एक जाति तक इस मूवमेंट को सीमित करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बामसेब को, वामन मेश्राम साहब को, जिन्होंने लगातार कोशिश किया और पिछले 45 सालों से लगातार कोशिश का यह नतीजा रहा कि आज देश में तमाम जाति समूहों के बीच में ये फूले, साहू, अंबेडकर का मूवमेंट बहुत तेजी के साथ में पहुंच रहा है और OBC समाज के अंदर भी बहुत तेजी के साथ में पहुंच रहा है। तो OBC के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अगर हमें हक अधिकार चाहिए तो हक अधिकार इस लाइन पर मिलेगा, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने से नहीं मिलेगा। नहीं तो RSS BJP के लोग OBC को 24 घंटे और 365 दिन की रोजगार गारंटी स्कीम चलाते हैं कि तुमको क्या करना है, तो एक ही काम करना है, मुसलमानों का विरोध करना है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से लेकर आज तक OBC क्या कर रहा है? मुसलमानों का विरोध कर रहा, मुसलमानों का विरोध कर रहा। वो हमको कह रहे हैं कि एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। वो कहते रहे, हम सुनते रहे, देश पर मुसलमानों का कब्जा ना हो, इसलिए 3.5% ब्राह्मणों को वोट देते रहे। और नतीजा ये हो गया कि आजादी के 75 साल हो गए और अब वो अमृतोत्सव मना रहे हैं और हम पूछने की भी स्थिति में नहीं है कि अरे अमृत उत्सव में कितना अमृत हमको मिला 75 साल में, अमृत निकला 75 साल में। तो 52% OBC को कितना अमृत मिला, शेड्यूल कास्ट को कितना अमृत मिला, शेड्यूल ट्राइब को कितना अमृत मिला, ये हम पूछने की भी स्थिति में नहीं है। क्योंकि आजादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर 52% OBC के लोगों की गिनती नहीं। इसमें सब्जेक्ट बनाया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में OBC के लिए आर्टिकल 340 लिखने का काम किया और आर्टिकल 340 जब नेहरू लागू नहीं कर रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मगर ये बात OBC के लोगों को पता ही नहीं। OBC के लोगों को क्यों नहीं पता? क्योंकि उनके दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट के नेता है, तो OBC को क्या पढ़ना है, क्या सुनना है उनको। इस जो मानसिकता है, इस मानसिकता से OBC के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमारे हक अधिकार हमें चाहिए तो उसकी लड़ाई किसने किसने लड़ी, कैसे लड़ी और उस लड़ाई में हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला। जो नहीं मिला उसके लिए हम संघर्ष कर सकते हैं। हम तो OBC के लोगों को पूछ रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या? तो OBC के लोग हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं
जैसे कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट रिसर्च उनसे हम पूछ रहे हैं, ऐसे चेहरा देखते हैं तो आरक्षण लेते हैं, आरक्षण के लिए लाखों का मोर्चा निकालते हैं। मगर आरक्षण की लड़ाई किसने लड़ी? आरक्षण में हमको मंडल कमीशन की वजह से 27% मिलता है, तो उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या मिल गया, क्या नहीं मिला, ये सारी बातें साथियों समझने की जरूरत है। अगर ये सारी बातें हम समझेंगे, दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? ओबीसी ब्राह्मणों से दोस्ती करते हैं। अब ओबीसी ब्राह्मणों से दोस्ती करता है तो ओबीसी के हक पर ब्राह्मण कब्जा किया है। आजादी के 75 साल में अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो एक भी ओबीसी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। और नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी में थी नहीं, बाद में आई, और नरेंद्र मोदी बने नहीं, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए। इसलिए नरेंद्र मोदी 8-9 साल के कार्यकाल में ओबीसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने कहा कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन गए हो, आपको भाषण करने की आदत है, तो आपके भाषण देने की व्यवस्था हम कर देंगे। आप देश में भाषण करो चाहे विदेश में भाषण करो, आपकी व्यवस्था कर देंगे। आपके पास और समय बचता है तो गंगा में जाकर आरती करो, और उसके बाद भी समय बचता है तो मन की बात करो। एक समस्या पैदा हो गई है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग जागृत हो रहे हैं, आपके मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये समस्या पैदा हो गई है, इसका रास्ता निकाल देते हैं। तो इसका रास्ता ये है, मास्टरों को ऑर्डर कर देते हैं, बच्चों को लाइन लगाकर बिठाएंगे और आपके मन की बात सुनाएंगे। उसके बाद भी समय बचता है तो परीक्षा की बात करो। तो मोदी जी भाषण करते हैं, मन की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं, मगर 8 साल में ओबीसी की बात एक बार भी नहीं। आजादी के 75 साल में जिनकी संख्या लोकतंत्र में 3.5% है, वो प्रधानमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बनाते रहे। 52% के लोग नहीं बने। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी कहां से बनेंगे? और जिन मुसलमानों का हल्ला हो रहा, देश पर कब्जा हो जाएगा, वो कहां बने? जहां से कानून बनता वहां नहीं बने। 80% नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। देश की मीडिया पर ब्राह्मणों ने सब कब्जा कर लिया। तमाम जो संस्थान है उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। और ओबीसी अभी इसी भ्रम में जी रहा है कि मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा। 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, न हमारा फायदा हो रहा है न मुसलमान का फायदा हो रहा है। 75 साल में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब हो गई। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, और ओबीसी की गिनती तक नहीं हुई, जानवरों की गिनती हुई। हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिला। तो हमें समझने की जरूरत है, जिनसे हम 75 साल से दोस्ती कर रहे हैं वो दोस्ती ठीक नहीं है। हमें समझने की जरूरत है, अगर वो दोस्ती ठीक नहीं है तो हमारे स्वाभाविक दोस्त कौन हो सकते हैं? हमारे स्वाभाविक दोस्त शेड्यूल कास्ट के लोग हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हो सकते हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग हो सकते हैं। अगर उनसे हम दोस्ती करते हैं तो हमारे ओबीसी के हित और उनके हित कोई आपस में नहीं टकराते हैं। लेकिन घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो घास, जब घोड़े को भूख लगेगी तो घास ही खाएगा। ओबीसी ब्राह्मण को समर्थन देकर मजबूत करते हैं, तो ब्राह्मण मजबूत होता है तो ओबीसी को हक अधिकार वंचित करने का काम करता है। इस देश में मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इस नारे का सबसे ज्यादा फायदा 52% ओबीसी है, तो 52% ओबीसी को होगा। मगर वो सबसे ज्यादा नारा शेड्यूल कास्ट के लोग लगाते हैं, ये ओबीसी के लोग कम लगाते हैं, क्योंकि ओबीसी को ये बात समझ में ही नहीं आती है। तो ओबीसी के लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। फूले साहू अंबेडकर पेरियार का जो मूवमेंट है, उस लड़ाई को समझने की जरूरत है। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, अभी हिंदू मुसलमान पर लड़ाई नहीं होगी। अभी इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
इस बात के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। देश के हालात, देश की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश के हालात कितना ज्यादा बिगड़ गए हैं। ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है। कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, जाति जनगणना पर भी बोलने के लिए नहीं तैयार, और बोलते हैं तो कहां बोलते हैं? महाराष्ट्र में बोला लोगों ने, कहां बोला? विधानसभा में। विधानसभा में कह रहे हैं जाति जनगणना के लिए बजट नहीं दिया। अरे ये विधानसभा का मामला है कि लोकसभा का मामला भाई? जाति जनगणना का सब्जेक्ट सेंटर का है कि स्टेट का है? कुछ लोग सीबीआई से डरे हुए हैं, मगर उनको लग रहा है नहीं बोलूंगा नहीं तो लोग कहेंगे कि चुप है। तो कहां बोल रहे हैं? राज्य में बोल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ चुप हैं, क्योंकि उनको लगता उसके खिलाफ बोलेंगे तो सीबीआई का एक आदमी दरवाजे पर बिठा कर रखा है, ईडी का भी एक आदमी दरवाजे पर बिठा कर रखा है, जैसे बोलेंगे अंदर आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे तो हमें अंदर डाल देंगे। अरे जब संजय राउत साहब को डाल दिए तो हमको भी डाल सकते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है और इसको कोई और नहीं बचा सकता। देश भर में अगर कैडर बेस संगठन और राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट किसी के पास में है तो बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के पास में है। उसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो इसलिए सभी को यह बात समझ लेनी चाहिए और जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी हम लोग अपने हक अधिकार ले लेंगे। नहीं तो समय निकल जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए साथियों इस मूवमेंट को तमाम सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिलजुल करके मजबूत करना चाहिए। इस लड़ाई में तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। इतना इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना।